जी, बिल्कुल। और ये बेहतरीन तज्ज़िया, चूँकि ग्रेटर इज़राइल पे हम बात कर रहे थे, तो ग्रेटर इज़राइल का क्या होगा और किस तरह से पूरा खाका हमारे मेजर जनरल साहब ने खींच दिया। और मैं समझता हूँ कि इतना शानदार तज्ज़िया नहीं हो सकता है। देखिए, हम अपडेट तो करते ही रहते हैं शेख करीम साहब, और ईरान पे भी हम बात करेंगे कि ईरान को क्या करना है। लेकिन राशिद रिज़वी साहब, जिस तरह की एक बड़ी खबर आई कि ओआईसी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, हंगामी मीटिंग बुलाई है, और दूसरी बात जो तबरेज़ आलम सिद्दीकी साहब ने लिखी है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही है कि इमाम खामनेई साहब ने अरबों में ज़हनी इंकलाब बर्पा करने में काबिल कद्र हद तक कामयाब हुए हैं। ये भी मैं समझता हूँ कि अगर अगर अवामी सतह पर, इंटेलेक्चुअली सतह पर अगर इस बात को महसूस किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और यही ज़हनी इंकलाब, देखिए, अगर आपके दिलो-दिमाग में तब्दीली नहीं आई, तो बाकी चीज़ें बेमानी हैं। लेकिन अच्छा, इस बात को अरब भी महसूस कर रहे हैं। अभी आप देखिए, जब कतर पे अटैक हुआ, तो कतर के अवाम जो है वो ईरान के खिलाफ नहीं खड़े हुए कि आप क्यों हमला कर दिया हम पे, बल्कि वो अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए कि तुम्हारी वजह से ईरान मजबूर हुआ है। और यही बात तकरीबन अरब भी महसूस कर रहे थे और कर रहे हैं आज भी, कि ऐसे हालात बन गए हैं कि कोई अब ईरान को नहीं कहेगा ईरान अटैक करेगा, जवाबी कार्रवाई करेगा, बल्कि वो अपने हुक्मरान या अमेरिका कहेगा। तो ये तब्दीली है। लेकिन मैं सबसे पहले कि ओआईसी बहुत दिन बाद सामने नजर आया है, एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, क्योंकि ये कह दिया गया है कि साहब जहां चाहे कब्जा कर लें। और ये 7 स्टेट वाली बात जो आ रही है ग्रेटर इजराइल की, कोई नई नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये ओआईसी, क्या आपको लग रहा है कुछ ये करेंगे कि नशिस्तन खुर्दन बरखास्तन बस इतना ही होगा, या आपको कुछ लग रहा है कि कुछ एक कदम आगे बढ़ाएंगे, लकीर और फकीर नहीं रहेंगे? नहीं, देखिए मुमताज भाई, ये करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ स्ट्रेटेजी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमको किस तरीके से अपने आप को सेफ और सिक्योर रखना है और किस तरीके से इजराइल को कमजोर करना है। अब इजराइल को अगर कमजोर करना है आपको, तो आपको ईरान को मजबूत करना पड़ेगा। तो ईरान जब मजबूत होगा, तो जाहिर सी बात है कि ईरान को आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई ना कोई सपोर्ट मिलेगा। आप सपोर्ट करोगे तभी वो मजबूत होगा। तो इस चीज पे वो लोग पहले से काम शुरू कर चुके हैं। पहला स्टेप उन्होंने कह दिया कि देखिए, मैं अपनी न तो जमीन दूंगा, न अपना आसमान दूंगा हमला करने के लिए। अब ये चीज से डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं कि नहीं बौखलाए, बौखलाए वो भी, कि हम जिस ईरान को घेरना चाह रहे थे चारों तरफ से हमला करने के लिए, इन्होंने तो मेरा वही खत्म कर दिया, प्लान पूरा चौपट कर दिया। तो उसने क्या किया, उसने समंदर का रास्ता बनाया कि हम समंदर से भी घेरेंगे, वहां से अटैक करेंगे। यहां तक कि अजरबैजान जिसका बॉर्डर मिलता है, उसने भी मना कर दिया, जिसका 36 का आंकड़ा ईरान से रहता है, जो खुद भी अपने आप में एक शिया मुल्क है, लेकिन उसकी पटरी बिल्कुल नहीं, उसकी पटरी ईरान से। तो जब ये सारी सिचुएशंस डोनाल्ड ट्रंप के सामने आई, उसी बात पे कल भी हमारी आपसे बात हुई थी, हमने ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, बिटकॉप से पूछ रहा है कि आखिर ईरान डर क्यों नहीं रहा है, आखिर ईरान बैकफुट पे क्यों नहीं आ रहा है। मतलब मैंने इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट कर दिया, उसके बाद भी उसकी सेहत पर कोई असर नहीं है। तो उसका एक रीजन है कि कहीं ना कहीं अंदर से ईरान को ये भरोसा है, और अरब देश ये भरोसा दिलाने में कामयाब हुए हैं कि आप बेफिक्र रहो, हम हमारी जमीन और आसमान आपको इस्तेमाल करने के लिए नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि ईरान जो है, उन्होंने अरब देशों का प्रीवियस ईयर का और सालों का इनका स्टेटमेंट, इनकी हरकतें नहीं देखी हैं, देखी है उसने। लेकिन कुछ तो ऐसा श्योरिटी हुई है कि इतने हालात तंग चल रहे हैं,
उसके बाद भी कोई अरब मुल्क नहीं बोल रहा है कि अच्छा ठीक है मेरा एयरबेस इस्तेमाल कर लो, या ईरान से कह दे कि भाई हम मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हम तो दूसरे एंगल पर इस पॉइंट को लेके जा रहे हैं कि जो ये कहा गया कि इजराइल चाहे तो इन सब देशों को कब्जा कर सकता है। अच्छा, अगर कब्जा करेगा तो बचाएगा कौन? सवाल ये, कब्जा करेगा तो बचाएगा कौन? तो उसको बचाएगा अमेरिका ही चाहता है। ये अमेरिका की हमको भी थोड़ा सा कहीं से एक पॉलिसी लगती है, साजिश लगती है कि उसने एक कटिया उसने फेंका कि शायद इससे फंसे लोग। तो अब अमेरिका चाहता है कि इस स्टेटमेंट के ऊपर ये लोग हमको धड़ाधड़ फोन करें, हमसे बात करें कि इजराइल ऐसा है, कर रहा है, तो मैं कहूं इनसे कि ठीक है, कोई ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मेरी श्योरिटी है, मैंने तुम्हारी सिक्योरिटी का वादा किया है। मतलब एक ओपिनियन है, जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये भी क्लियर है। ये लोग आपस में मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके थोड़ा सा, ऐसा नहीं मुमताज भाई कि हर चीज में यस मैन नहीं। अब जब आप अपना एयरबेस देने के लिए मना कर रहे हैं, आप अपना स्पेस देने के लिए मना कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर जो यस मैन यस सर वाली फितरत थी उसमें कमी आ गई है। जिस तरह आप यस यस करते थे हर चीज पर, पूरा इजराइल, पूरा सीरिया तबाह हो गया, आप यस यस करते रहे, पूरा इराक तबाह हुआ, आप यस यस करते रहे, पूरा लीबिया तबाह हुआ, आप यस यस करते रहे। लेकिन ये गाजा है एक छोटा सा पॉकेट, लेकिन अगर दुनिया 200-300 साल तक रहेगी, 500 साल तक रहेगी, 1000 साल तक रहेगी, आप ये देखिएगा कि गजब की हिस्ट्री पूरी दुनिया में पढ़ाई जाएगी। और उसी गजा ने ही सबके दिल को बदले, सबकी सोच को बदले। बहुत ज्यादा अटेंडम एक चीज नहीं आएगी बस फौरन चेंज आ गया। गजा पर इनका नरसंहार, इनकी क्रूरता, इनका जालिमाना हरकत। उसके बाद कतर पर इसराइल का हमला, जिसने ये साबित कर दिया कि इसराइल भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब हम आपको लेकर के आते हैं इनकी फितरत पे, इजरायलियों को, या आप यहूदियों की कहिए। अभी हमारे मेजर जनरल साहब ने कहा कि पता नहीं वो 100 साल का अपना मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे। तो हम जावेद भाई की बात पर एकदम मोहर लगा रहे हैं 100% कि नहीं मना पाएंगे। क्यों नहीं मना पाएंगे? हम आपको लेके आ रहे हैं पीछे से। ये पुर्तगाल में थे, वहां से क्या हुआ? वहां से दबाए गए, भगाए गए। बहुत लेटेस्ट, बहुत पुराने नहीं जा रहे हैं, 1000 साल पुरानी बात नहीं जा रहे हैं हम 200-300 साल पुरानी बातों पे ही आ रहे हैं। पुर्तगाल से ये भगाए गए अपनी हरकतों से। कि जर्मनी आए, इन्होंने वही हरकतें यूरोप में शुरू की हर जगह। जर्मनी में इनकी लामबंदी हुई, जर्मनी में भी वही हरकतें करने लगे अपनी। तो हिटलर ने को एक कॉज मिल गया इनके खिलाफ, उसने इनके खिलाफ लामबंदी शुरू की, वहां इनका जेनोसाइड हुआ, वहां से भागे ये। अब ये आके वही हरकत यहां कर रहे हैं। तो 1950 और 2050 इसमें बहुत फर्क है। 1948 2048 में अभी गैप है, अभी तो आपका 26 चल रहा है। इन 20 सालों में या आने वाले 10 सालों में इजराइल की क्या सिचुएशन होगी? मुमताज भाई, अगर जिसने इजराइल की हिस्ट्री पढ़ा है वो 1 मिनट में समझ जाएगा कि इजराइल फिर डिस्ट्रॉय होने वाला है। आज आपके साथ कौन नहीं है ये बताइए? आज आपके साथ जो यूरोपीय नेशन थे वो आपके से अब धीरे धीरे खसक रहे हैं। जिस तरीके से साल 2 साल 3 साल पहले
वो दौड़ दौड़ करके गले लगाते थे नेतन्याहू को। इजराइल के दौरे लगातार हुआ करते थे, रेगुलर हुआ करते थे। अब सब लोग इजराइल से दूरी अख्तियार कर रहे हैं। इजराइल को के ऊपर ये 1% का भरोसा नहीं करते। जब से जेफरी स्टाइन का मैटर आया, उससे पहले पैक्सास सॉफ्टवेयर का मैटर आया, उससे पहले जो वहां के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, ये पूर्व राष्ट्रपति थे इजराइल के, उन्होंने भी इस तरह का एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था पैगासस टाइप का, और लोगों की प्राइवेसी को ये कंट्रोल कर लेते थे, फिर उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते थे। तो आज की डेट में अगर आप ये देख सोचिए कि कोई एकदम भरोसे के साथ इजराइल के साथ खड़ा रहना चाहेगा, ये चलना चाहेगा, तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। सब दूरी बना के चलेंगे। बस एक चीज है कि वो अपना, अगर कोई उनका बिजनेस का मैटर होगा, वो उसको वहीं तक रखेंगे। इजराइल के ऊपर हमला, हमारे ऊपर हमला, ये नहीं होने वाला है। हम इजराइल आर्थिक अर्थव्यवस्था पर एक साथ चलेंगे, ये भी नहीं होने वाला है। इजराइल उनसे कुछ खरीदना चाहेगा, वो बेच देंगे, और कुछ बेचना चाहेगा तो खरीद लेंगे। और इससे ज्यादा ये मुल्क, मुमताज भाई, इजराइल के साथ नहीं खड़े होंगे। यही वजह रहेगी कि इजराइल धीरे धीरे और लो होता चला जाएगा। अभी आप ज्यादा नहीं, उन्होंने 10-15 दिन का टाइम दिया है। हम भी आप देख लेंगे 10 दिन 15 दिन में क्या होता है, उस सारा रिजल्ट पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। जी मुमताज भाई। बिल्कुल और यही सच्चाई है। वो एक मिसाल है कि घोड़ा दूर न मैदान। तो वो तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं और सिचुएशन, लेकिन देखिए, बड़े-बड़े तज्ज़िया निगारों ने एक बात कही थी 7 अक्टूबर 2023 को लेकर के कि ये वो वक़्त है या ये वो सानिया है कि जो पूरे मिडल ईस्ट के मिज़ाज को, पूरे मिडल ईस्ट की सियासत को बदल देगा। और मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो कहीं न कहीं आज की तारीख में तब्दीली की तरफ है। वो हम कह सकते हैं कि वो सिचुएशन पैदा हो गई है। बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। मुझे पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन और दिखता भी, ऐसा भी नहीं कि नहीं दिखता। जैसे कि राशिद रिज़वी साहब बहुत कम इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन आज उन्होंने भी कई चीज़ों पे ये बात कही कि नहीं, हाँ, कम से कम यस मैन वाली सूरत-ए-हाल नहीं है। तो ये भी देखिए, ये भी, और ये सही है इनकी बात कि एक दिन में नहीं हुआ कि एक दिन में ये हो गया था कि यस मैन और नो मैन एक दिन में हो गया, नहीं। बल्कि हालात, सिचुएशन, अवामी अ, जो ज़हनी इन्कलाब जो सामने बात आई, वो तमाम चीज़ें बहरहाल वो सामने है। मैं फ़िरोज़ बख़्श साहब के पास आऊँगा, क्योंकि बात इसी तनाज़ुर में हो रही है और आज फ़िरोज़ साहब, आपके पास बड़ा तजुर्बा रहा है। बचपन से जब से होश संभाला है, फ़िलिस्तीन के बारे में आप सुनते रहे, कई बार उसका इज़हार भी आपने किया है। तो मैं इसी पे बात कर लेता हूँ। जो सिचुएशन है अभी, हम सेकंड राउंड मेरा 2-2 3-3 मिनट का होगा, क्योंकि वरना बहुत टाइम हो जाएगा। लेकिन मैं अभी आपसे ये कि आपको क्या लग रहा है कि कोई चेंज आप देख पा रहे हैं? कुछ लग रहा है कि मिडल ईस्ट में या मुस्लिम ममालिक में? क्योंकि अब ये खबर आ रही है कि साहब एक ऐसा ग्रुप बन रहा है जो शिया सुन्नी शिद्दत जो पसंद है, उनके लिए उनका कैसे किला कमा किया जाए, ये बनाया जा रहा है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। ये शिया सुन्नी का तनाज़ा ये कहाँ से जन्म हुआ इसका? कौन लोग इसके पीछे थे? सब आपको पता है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये जो तमाम बातें आ रही हैं, तो क्या ये किसी तब्दीली का नतीजा है? क्योंकि अब शिया सुन्नी मसला खत्म हो रहा है। जी, डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब, आपका, आपके तमाम सामाईन का और हमारे जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, अब्दुल वहीद साहब हैं, हमारे जनरल जावेद साहब हैं, राशिद साहब हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अ, आपने फिर वो मतलब उकसा दिया मुझे ये कह के, बचपन से मैं इसको फ़ॉलो करता हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब दूँगा। ये जो अरब ममालिक में जो चेंज आ रहा है,
जिनको मैं हमेशा से मुनाफिक ममालिक कहता चला आ रहा हूँ, चेंज आ रहा है, उस पर मैं कमेंट करूंगा। मुझे सिर्फ 1 मिनट की आप इजाजत दें। अभी जनरल जावेद साहब ने बात करी थी, वो यौम एक किपुर वॉर हुई थी जो 6 अक्टूबर 1973 में शुरू हुई थी मिस्र और इसराइल के बीच के अंदर, ठीक है। और उस वॉर में के जो शुरू का जो मामला था, इसराइल के अंदर तक घुस गए थे इसके टैंक मिस्र के, और बड़ी तबाही उन्होंने की थी, और काफी ये एक तरह से विक्ट्री उनकी हो गई थी। और ये सही कहा था जनरल जावेद साहब ने कि मिसेस गोल्डा मायर उस वक्त वहाँ की वजीर आजम थी इसराइल की, और वो इतनी ज्यादा घबरा गई थी इससे, जब उन्होंने देखा कि तो मिस्री बढ़े चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, तो उन्होंने मतलब फौरन फोन किया। ये वो दौर था कि मतलब इन्होंने थोड़ा सा कुमक के लिए रुके नहीं थे मिस्री, वो तो बाद में रुके थे। इन्होंने फौरन फोन किया, लैंडलाइन होता था उस टाइम, तो जनरल RM रिचर्ड मिलहॉस निक्सन उनका नाम था पूरा, प्रेसिडेंट अमेरिका के। और उनको इन्होंने ये कहा कि निक्सन साहब, मैं तो खुदकुशी कर लूंगी अगर आपने मेरी मदद नहीं की। मिस्र बिल्कुल ये समझिए कि मेरे घर के करीब आ गया है। इसके बाद फिर निक्सन साहब ने काफी जबरदस्त मदद करी उसकी, और मदद से पहले खुद मिस्रियों ने उसकी मदद कर दी इसराइल की, एक ब्रेक दे दिया ये सोच के कि हम थोड़ा सा रिकूप कर लेंगे। उन्होंने तो कुछ रिकूप किया या नहीं किया, इसराइल ने कर लिया, उधर से अमेरिकन आ गए। तो ये एक बारलेव लाइन हुआ करती थी, उसको भी मतलब ये क्रॉस कर गए थे मिस्र वाले। बड़ा अच्छा मौका था, बिल्कुल सही कह रहे थे जनरल जावेद साहब, उस वक्त मिस्र को नहीं रुकना चाहिए था। उसके बाद फिर इन्होंने ये इसको ले आए कैंप डेविड को, और गालिबन 25 अक्टूबर को ये लड़ाई खत्म हुई थी। तो लेकिन मिस्र का एक इसमें, वैसे तो मिस्र लड़ाई हार गया था, लेकिन लड़ाई मिस्र हार गया था, अगर मेरी आवाज आपको पहुंच रही है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री हुई थी। अब मैं आता हूं आपके सवाल के जवाब का, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अरब ममालिक और ईरान में कुछ ना कुछ कोई, ये समझिए कि एक कंपैटिबिलिटी बन रही है, एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं जो पहले एक प्लेटफॉर्म पे नहीं थे। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है, इसमें चेंज आ रहा है अरब ममालिक का जो माइंडसेट है। उसकी वजह यह है कि अरब ममालिक के अंदर जितनी भी इनकी बेसिस हैं, ठीक है, और हजारों सिपाही हैं अमेरिका के। ये इनका एक ये है ना, जैसे एक आपस में यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, उस तरह से अरब ममालिक और अमेरिकन की बेसिस बनी हुई है। अरब ममालिक को भी कुछ फायदा पहुंच जाता है, और यह है कि उसको तो पहुंच ही रहा है अमेरिका को, और उसके साथ साथ इसराइल को भी पहुंच रहा है। तो अब अरब ममालिक, मुझे पता नहीं कितना उनका दिल बदला है। वो कहते हैं ना कि भाई मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद चाहे हो। मुझे लगता है अभी मनभेद मौजूद है, मतभेद जो है वो थोड़ा अलग हुआ है। और उसकी सिर्फ वजह यह है, डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी और आपके जितने सामाइन और एक्सपर्ट्स हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये खुद अपनी खाल बचाना चाह रहे हैं अरब ममालिक। क्योंकि अगर लड़ाई हुई तो पहले से हम कहते चले आ रहे हैं, पूरी तैयारी है ईरान की, और ईरान ने तो ये फैसला किया है, शहादत के लिए हम तैयार हैं, हम मरने से नहीं डरेंगे। लेकिन अगर हमारे ऊपर युद्ध थोपा गया तो हम वो सरप्राइज दे देंगे, इनके अल्फाज में जनरल जावेद साहब के मतलब बाद में हो सकता है पछताना पड़े अमेरिका को और इसराइल को। तो यही तमाम बातें हैं। अरब ममालिक ये समझ गए हैं कि अगर हमने ईरान का साथ नहीं दिया और उसके साथ नहीं खड़े रहे, तो ईरान जब इस अमेरिका की बेसिस को तबाह करेगा, तो जाहिर सी बात है सिर्फ बेसिस ही तबाह नहीं होंगी, मिसाइल कहाँ कहाँ जाके गिरेंगे। तो ये है इसकी वजह। और फिर हाँ, मनभेद थोड़ा बहुत अच्छा है अगर बदल जाए। और शिया सुन्नी आप कह रहे हैं जा रहा है, ये तो मतलब 1400 साल से ही चले जाना चाहिए था। हम सब अल्लाह के नाम लेवा हैं, चाहे शिया हो सुन्नी हो। 72 फिरके बना दिए हमारे जो है बरादरान वतन ने, कि इनके 72 फिरके कुछ नहीं है, सब एक ही है। और वो एक फिरका मुसलमान का है जो अल्लाह को मानने वाला है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो हैं वो हमारे सील ऑफ द प्रॉफिट्स हैं। इतनी सी बात मेरे ख्याल अगर अब समझ में आ जाए, पहले नहीं आए, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात होगी। जी डॉक्टर रजवी।